रिसेंबल करता है, मानो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था और मुझे क्या मिला, मुझे मोबाइल फोन मिला। अब मुझे मोबाइल फोन मिला तो यहाँ पे लॉ ने मेरे ऊपर ड्यूटी डाल दी है कि आईजी सर ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस फोन के ट्रू ओनर को ढूंढोगे और उस ट्रू ओनर को आप ये फोन को लौटा दोगे, बराबर। तो ये जो ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर क्रिएट हुए, ये जो ड्यूटी मेरे ऊपर क्रिएट हुई, ये किसने क्रिएट किया, ये लॉ ने क्रिएट किया। ये मैंने और सामने वाले पार्टी ने जिसका फोन घुमा, हम दोनों ने क्रिएट किए क्या? नहीं सर, हम दोनों ने क्रिएट नहीं किए। तो इसे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का नाम यहां पे दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, बोलो? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का नाम यहां पे दिया जाता है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के ऊपर। किसके ऊपर, बोलो? इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के ऊपर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। मतलब ये बोला जाता है बेसिकली कि कोई भी व्यक्ति रिच नहीं हो सकता किसी दूसरे पर्सन के लॉस से। फिर से कहूंगा, कोई भी व्यक्ति रिच नहीं हो सकता किसी दूसरे पर्सन के लॉस से, ऐसा यहां पे बोला गया था कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। इतना आपको याद आ रहा है? सारे लोग जल्दी जल्दी बोलो, इतना आपको याद आ रहा है क्या? यस सर। अब चलो, अब हम लोग चालू करेंगे एकदम मेन कंसेप्ट से, जो एकदम बहुत ही जहरीला कंसेप्ट है। सेलिएंट फीचर्स को बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कौन से ऐसे केसेस है जिसको डीम्ड माना गया है कि ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो? आखिर ऐसे कौन से केसेस है, फिर से, आखिर ऐसे कौन से केसेस है जिसको डीम्ड माना गया है? डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लिया हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तुमको। मतलब सर डीम्ड केसेस के बारे में बात कर रहे हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कि ये फॉलोइंग केसेस के अंदर, ये जितने भी फॉलोइंग केसेस है, ये पूरे फॉलोइंग केसेस के अंदर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आता है। पहला केस क्या कहता है? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई। दूसरा क्या कहता है? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। तीसरा क्या कहता है? ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। चौथा क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। पांचवा क्या कहता है? मनी पेड बाय द मिस्टेक अंडर कोवर्जन। ये पूरे के पूरे 5 केसेस है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना? देखिए, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द रिलेशनशिप ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, द रिलेशनशिप ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट, हाँ, under the provisions of Indian Contract Act, the relationship of quasi contract is deemed to have come into existence in 5 different circumstances. मतलब कि ये जो 5 सर्कमस्टांसेस है, ये सर्कमस्टांसेस के अंदर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पक्के से आ रहे हैं, ठीक है ना? बट इट मे बी नोटेड दैट नन ऑफ दीज केसेस कम इनटू एग्जिस्टेंस any contract between the parties in the real sense. Due to a peculiar circumstances in which they are placed, the law imposes each of these cases as contractual liability. मतलब देखो क्या बोला गया, एक्चुअल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं ना, 2 लोगों के बीच में या 2 लोगों के आपस में डिसीजन के तहत नहीं आते हैं। ये तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे क्रिएट होते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो? सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे क्रिएट होते हैं जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आते हैं और हम लोग उससे रिलेटेड यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। वो सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना? देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू द पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, सेक्शन नंबर 68। याद करो, ये अपन ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था। माइनर वाले केसेस के अंदर हम लोगों ने ये चीज को पढ़ते हुए चले। तो याद आ रहा है आपको? माइनर वाले जो केसेस थे ना, वो माइनर वाले केसेस में अपन ने ये पॉइंटर्स को पढ़े थे। क्या पढ़ा था हम लोगों ने माइनस वाले केसेस में? आइए इसको बढ़िया से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या, देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन, मान लीजिए मैं मेरे बारे में बात करूंगा, आईजी सर, यहां पे अगर किसी माइनर को, माइनर एक पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, माइनर हुआ, इसके अलावा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हुआ, तो ये भी पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है। तो अगर कोई व्यक्ति जो पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, उसको अगर कोई नेसेसरी सप्लाई करता है, तो मुझे बताइए इस पर्सन के प्रॉपर्टी से, क्या कहा मैंने, बोलो? इस पर्सन के प्रॉपर्टी से क्या आपको लगता नहीं कि यहां पे क्या होना चाहिए? इस पर्सन के प्रॉपर्टी से आईजी सर रिकवर कर सकते हैं एक्सपेंसेस को? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अननेसेसरी आर्टिकल सप्लाई करता हूं, मतलब जो सामने वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे आर्टिकल सप्लाई करता हूं, तो क्या मैं क्लेम कर पाऊंगा क्या? नहीं सर, मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। अब भली मेरा सामने वाले व्यक्ति के साथ कोई भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि मैं सप्लाई करूंगा और तुम मुझे कंपनसेट करना, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है,
फिर भी यहाँ पे क्या बोल रखा है, फिर भी यहाँ पे ऐसा बोल रखा है बेटा कि अगर एक व्यक्ति पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग को नेसेसरी सप्लाई करता है तो लॉ इस पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज करता है कि इसने अपने प्रॉपर्टी में से आईजी सर को क्या देना है, इसने अपने प्रॉपर्टी में से आईजी सर को पैसा देना है, रियंबर्समेंट देना है। क्या देना है बोलो, रियंबर्समेंट देना है, पैसा देना है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या आप बात को समझे? सारे लोग बोलो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है बेटा? सुना सुना लग रहा है ना, है ना? हाँ सर ऐसा कुछ तो भी देखा तो था, याद आ रहा है आपको? चुटुक पुटुक याद आ रहा है क्या? अब देखिए, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessary suited to condition in the life। मतलब आपने अगर माइनर को सप्लाई किया या माइनर के ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट पर्सन है, मतलब माइनर के ऊपर कोई डिपेंडेंट पर्सन है, उसको भी आपने नेसेसरी सप्लाई कर दिया ना, तो बोला जा रहा है क्या, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड टू बी रियम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। मतलब सामने वाले व्यक्ति के प्रॉपर्टी में से हम लोग पैसे को रिकवर कर पाएंगे क्या? हाँ सर, सामने वाले व्यक्ति के, मतलब सामने वाले व्यक्ति के प्रॉपर्टी में से हम लोग पैसे को रिकवर कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोल दिया गया। सारे लोग बात को समझे? बोलो जल्दी से बात को समझे। यस सर। अब देखो Example 19. A supplies B a lunatic or a minor with necessary suitable to the condition in life. A is entitled to be reimbursed from the B's property. तो B के property से पैसा मिल जाएगा। अब देखो, to establish his claim, the supplier must prove not only that the goods were supplied to the person who was a minor or lunatic, but also that they were suitable to his actual requirements at the time of sale and delivery करके। तो इनका कहना है कि आप अगर आप क्लेम एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो याद रखियो कि आपने नेसेसरी को सप्लाई करना है। क्या करना है बोलो? आपने नेसेसरी को सप्लाई करना है करके ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आप क्लेम को एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आप नेसेसरीज को सप्लाई करेंगे, मतलब नेसेसरी इंपॉर्टेंट चीजें आप सप्लाई करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। समझी गए हो के? बोलो जल्दी से, समझी गए हो के? है ना? यस सर। देखो फटाफट पढ़ो जल्दी से। यहाँ पे प्रॉपर्टी को रिइंबर्स फ्रॉम प्रॉपर्टी को चलो आगे बढ़े। अब देखो सेक्शन नंबर 69 के ऊपर चलेंगे, जो बात करता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन क्या कहता है, या व्हाट इज मेंट बाय पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। सारे लोग सुनिएगा एकदम बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। देखो यार सुनिए, ये जो घर है ना बेटा, ये घर किसका है मैं बताऊँ आपको। ये जो घर है, ये घर है, मान लीजिए ये घर है युक्ति का। किसका घर है बोलो? युक्ति का। युक्ति ने क्या किया है? युक्ति ने मुझे रेंट से दिया है बेटा इस प्रॉपर्टी को। मैं युक्ति को रेंट पे करता हूं, और ये कौन है बेटा? ये आईजी सर है, मैं हूं, ठीक है ना? तो युक्ति ने मुझे रेंट से दिया है ये प्रॉपर्टी को, और मैं युक्ति को रेगुलरली रेंट पे करता हूं, और इस घर को अपने को ऑफिस बना के रखा है, घर बना के रखा है मैंने इस प्रॉपर्टी को, ठीक है ना? तो मैं उसका बढ़िया से इस्तेमाल करता हूं। ओके सर, परफेक्ट है। अब देखो होता क्या है, अब होता कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। अब होता कुछ ऐसा है कि युक्ति जो है ना, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस घर में हम लोग रहते हैं हमको गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब हमारा ही घर और अपने कुछ टैक्स पे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज देती है, घर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, समझ रहे, घर तक पानी देती है, कचरे गाड़ी वाला आ या घर से कचरा निकाल, है ना, तो ऐसे केस के अंदर वो फैसिलिटीज देती है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की फैसिलिटीज देती है, रोड बनाती है बेटा, है ना, ये बहुत सारी चीजें करती है। और आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आपकी जिम्मेवारी है सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना, तो आप हाउस टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को।
अब क्या होता है यहां पे समझिए, अब युक्ति है ना बेटा भूल जाती है ये प्रॉपर्टी टैक्स को पे करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बुलडोजर को भेज देती है, बोले इस घर को तोड़ डालो करके, ये प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं कर रहे, घर को तोड़ डालो, इस जगह को बेच के अपन प्रॉपर्टी टैक्स को वसूलेंगे। गवर्नमेंट के पास पावर होती है, अगर अपना आपने उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, सब कुछ बेच बाच के वो अपने प्रॉपर्टी टैक्स को रिकवर कर सकती है, बचा कुचा पैसा आपको वापस लौटा देंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है, बुलडोजर आ रहा है बेटा, अब मैं यहाँ पे सामने आके खड़ा हो जाता हूं बेटा, मैं कहता हूं यहाँ पे बस अगर अगर तुम इस प्रॉपर्टी को तोड़ना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे ऊपर से गुजरना होगा करके, ऐसा मैं बुलडोजर को कह रहा हूं बेटा। बुलडोजर वाला और स्पीड बढ़ाता है, मैंने कहा रुक जा रुक जा रुक जा, मैंने पूछा ये तो बता बुलडोजर कि तुझे क्यों घर तोड़ना है, तो बुलडोजर वाले का कहना है कि इस घर के ऊपर 1,30,000 रुपए का टैक्स है, इसका जो ओनर है तू ये ना ओनर, तू टैक्स को पे नहीं किया है, हमें इस घर को तोड़ना है। मैंने कहा बुलडोजर वाले भाई साहब सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले आप मेरे चेहरे को देखो, आपको लगता नहीं मैं इतना सत्यवादी इंसान हूं करके मैं एडवांस में टैक्स पे कर देता हूं, अगर करना भी है तो मैं एडवांस में पे कर देता हूं टैक्स को। आपको लगता है, बुलडोजर वाले भैया भी बोले नहीं 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 हमें लगता तो नहीं है करके। अब होता क्या है समझे, बोले लेकिन है कौन करके, तो फिर बुलडोजर वाला देखता है युक्ति कौन है। मैंने कहा युक्ति तो स्वदेश में रहती है, कि बाहर के देश में अमेरिका वगैरह में रहती है युक्ति, वो यहाँ पे तो रहती नहीं है। तो बुलडोजर वाले बोले सर को साइड से स्पीड बढ़ाना चालू है। मैंने कहा एक मिनट रुको, मैं बुलडोजर वाले को बेटा मैं क्या करता हूं, 1,30,000 रुपए का टैक्स पे करता हूं, जबकि ये 1,30,000 रुपए का टैक्स किसने पे करना चाहिए था, युक्ति ने पे करना चाहिए था। पे किसने किया, आईजी सर ने पे किया। जनता मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, लॉ अगर युक्ति के ऊपर ऑब्लिगेशन डाले कि आप आईजी सर को 1,30,000 रुपए लौटाएंगे, तो क्या ये कहना गलत होगा क्या कि ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर आता है? नहीं सर, बोलिए क्या आपको लगता नहीं? ये जो युक्ति के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला लॉ ने, ये जो युक्ति के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला लॉ ने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। बस यही था पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। सर देखो, इंटरेस्टेड कोई और था, पेमेंट किसी और पर्सन ने किया, तो वो इंटरेस्टेड पर्सन लायबल हो जाता है दूसरे व्यक्ति के टुवर्ड्स। देखो, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड टू पे बाय लॉ, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, आईजी सर ने पेमेंट किया लेकिन एक्चुअली में वो किसी और ने करना चाहिए था, हु देयरफॉर पेज इट एंड इज एंटाइटल्ड टू द रियम्बर्समेंट बाय द अदर। तो सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति कोई पे करता है तो ऐसे केस के अंदर बाकी लोगों को क्या रियम्बर्समेंट करना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बाकी लोगों को यहाँ पे रियम्बर्समेंट करना है। क्या आप बात को समझे? सारे लोग जल्दी जल्दी बोलिए मुझे, क्या आप बात को बढ़िया से समझे क्या? है ना? यस सर, एकदम बढ़िया ढंग से समझ गए, एकदम जोरदार तरीके से समझ गए, मजा आ गया। बोलो जल्दी से, मजा आ गया करके, तो मजा आ गया करके, है ना? चलो आओ देखो, बी होल्ड्स अ लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार, द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन अरियर। अब ए ने बेटा क्या देना था, यहाँ पे अरियर देना था। हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय गवर्नमेंट अंडर रेवेन्यू लॉ, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल विल बी अनलमेंट ऑफ बीज लीज। मतलब अनलमेंट का मतलब होता है खत्म हो जाना है। यहाँ पे बी की लीज खत्म हो जाएंगी अगर वो जमीन बिक जाती है तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, बी टू प्रिवेंट द सेल एंड कॉन्सिक्वेंट अनलमेंट ऑफ ओन लीज पेज गवर्नमेंट सम ड्यू फ्रॉम ए। तो जो चीज ए ने पे करनी चाहिए थी वो बी ने उसका पेमेंट कर दिया। तो क्या आपको लगता नहीं क्या ए इज बाउंड टू मेक गुड द बी द अमाउंट सो पेड? मतलब जो बी ने अमाउंट पे किया है, ए को वो पैसा देना पड़ेगा, किसको? बी को वो पैसा देना पड़ेगा। इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है। क्या आप बात को समझे? सारे लोग जल्दी जल्दी बोलो, क्या आप बात को बढ़िया से समझे क्या? समझे क्या? बोलो जल्दी जल्दी, बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? क्लियर क्लियर? यस सर। चलो अब देखो, अब बात करेंगे कौन सा? अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 70 के बारे में। मैंने अभी दो केसेस के बारे में बता दिया कि अगर आप नेसेसरी सप्लाई करते हो पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग को, समझ जाना बात को कि वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके साथ, अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा पेमेंट किया जाता है तो समझ जाना बात को वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाता है। अब मैं तीसरा आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहाँ पे, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। क्या कहा मैंने? बोलो, ऑब्लिगेशन ऑफ अ
अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है दिल से रे टननननन, है ना। तो नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या होता है, नहीं दिल से रे, मतलब इसे ही बोला जाता है नॉन वॉलेंटरी। क्या बोला जाता है, बोलो, नॉन वॉलेंटरी, उसे बोला जाता है नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। तो नहीं दिल से रे को बोला जाता है नॉन ग्रेटिट्यूअस, नहीं दिल से रे, मतलब नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है मैं अगर किसी एक्ट को परफॉर्म कर रहा हूं नॉन वॉलेंटरीली तो उसे नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर जब लंगर लगता है बेटा तो वहां पे ग्रेटिट्यूअसली दिल से सेवा दी जाती है, उसके बदले में हम लोग पैसे की ये आशंका नहीं रखते। जैसे मान लीजिए कहीं भंडारा होता है तो हम लोग वहां पे दिल से सर्विसेज देते हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए उसके लिए। लेकिन किसी जूस वाले भैया ने, किसी बड़ा पाव वाले भैया ने ठेला डाल के रखा है, आप वहां पे जाके बड़ा पाव खा रहे हैं तो आप ये थोड़ी बोलेंगे भैया आप दिल से सर्विसेज दे रहे हो, आप वॉलेंटरी सर्विसेज दे रहे हो, ये ग्रेटिट्यूअस सर्विसेज है। हाँ, वो नॉन ग्रेटिट्यूअस सर्विसेज की कैटेगरी के अंदर आती है, मतलब उनको बदले में मॉनिटरी कंसिडरेशन, पिस्सा, उनको बदले में आपसे पिस्सा चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बदले में वो सर्विसेज आपको रेंडर कर रहे हैं। तो देखो ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन, तो एक ऐसा व्यक्ति जो एंजॉय कर रहा है नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट को, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, हम लोग कहेंगे कि इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला, सारे लोग बोलो ना सर, इसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे देखो मैं आपके साथ बात करूंगा प्रियल के बारे में, बात करूंगा मैं किसके बारे में बात करूंगा, बोलो, प्रियल के बारे में बात करूंगा मैं। ये कौन है बेटा, ये प्रियल है, ठीक है ना। देखो ये है प्रियल, लग रही है क्या एकदम प्रियल, हाँ बोलो जल्दी से, है ना। यस सर, ये प्रियल लग रही है, ठीक है। हाँ ये है कौन, ये है प्रियल बेटा। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, समझिए आप बात को, है ना, आ जाओ। अब ये है प्रियल, ओके परफेक्ट। अब प्रियल बेटा क्या चला रही थी, प्रियल गाड़ी चला रही थी, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, नहीं ब्रूम ब्रूम ब्रूम, ऐसा, ठीक है। अब प्रियल एक जगह गाड़ी को रोकती है, उसके बाद प्रियल है ना एक्चुअली में चश्मा पहनती है, तो प्रियल हेलमेट पहनी थी और चश्मा पहनी थी, तो प्रियल क्या करती है, ऐसी हाथ से चश्मे को ऐसा ऊपर करती है। सामने बेटा कौन है, सामने है जूस वाले भैया, बोलो कौन है जल्दी से, जूस वाले भैया बेटा सामने है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है राजू। ओए राजू प्यार ना करियो करियो सब जानता है, आइए। अब ये जो राजू है बेटा, राजू है कौन, जूस वाले भैया है राजू। अब प्रियल ने जब ऐसा किया तो राजू को क्या लगा, राजू भैया को लगा कि प्रियल लगता है 2 ग्लास जूस के मांग रही है करके, समझ रहे हैं बात को। अब ये भैया कौन है, गन्ने के जूस वाले भैया है, कौन है, गन्ने के जूस वाले भैया है, ध्यान रखना। अब सब गाड़ी कहाँ है बोल रही, मैं गाड़ी आपको, ये लो गाड़ी बना दी, ठीक है ना, चलो ओके ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब होता ये कि यहाँ पे ये राजू भैया जो है ये लाते हैं, जहाँ पे क्या, ये लाते हैं 2 जूस के ग्लासेस। प्रियल को लगता है मेरी फैन फॉलोइंग तो देखो, मैं जहां रुकती हूँ लोग मेरे लिए जूस ला के दे रहे हैं। प्रियल गटागट 2 जूस के ग्लासेस पी लेती है, एकदम दनादन 1 शॉट, ठीक है। अब ऐसे केस में होता क्या है, राजू भैया वहां पे मुस्कुरा रहे हैं, राजू भैया प्रियल को देखे, प्रियल राजू भैया को देखे, प्रियल कहती भी है व्हाट, है ना, ऐसा ऐसा करते हुए कहती है व्हाट, है ना। अब राजू भैया का कहना है 2, प्रियल का कहना है क्या चाहिए करके, तो राजू भैया का कहना है 20 रुपए गन्ने के ग्लास का हुआ, 2 यानी कि 40 रुपए मुझे चाहिए। प्रियल का कहना है ये क्या बात हो गई, प्रियल बहुत गुस्सा हो गई, मैं मजाक नहीं कर रहा आपको बेटा, प्रियल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। प्रियल का कहना है आपने कब बताया मुझे आपको ये पैसे चाहिए करके, ये बताइए। देखो प्रियल देखो यहाँ पे, यार प्रियल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई बेटा, आप यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई कि ये तो आपने बात ही नहीं की करके। राजू का कहना था लगता है आपने आईजी सर अल्टीमेट सीए से नहीं पढ़ा है, आईजी ओ हो माइक भी ये कह रहा है आईजी सर, हाँ बेटा तू भी अल्टीमेट सी, माइक राजू का क्या कहना था, राजू का कहना था अगर हम नॉन वॉलेंट्री एक्ट को या नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट को किसी व्यक्ति को प्रदान करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस एक्ट का लुफ्त उठाता है, आपने जूस पिया आपको मजा आया करके, तो ऐसे केस के अंदर अब ये आपकी जिम्मेवारी है, क्या कह रहा हूं मैं, अब ये आपकी जिम्मेवारी है, किसकी, अब ये प्रियल की जिम्मेवारी है बेटा कि प्रियल को क्या देना होगा, ये 40 रुपए देना होगा। सर ये जो प्रियल के ऊपर ड्यूटी आ रही है, ये
ड्यूटी किसने इंपोज किया, ये ड्यूटी लॉ ने इंपोज किया, इसलिए इसको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बोलो, इसलिए इसको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। क्या आप इस बात को समझ, सारे लोग जल्दी जल्दी बोलो मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? ये सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए, बोलते नहीं आप लोग, ये सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए। देखो यहाँ पे सेक्शन 70, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली, मतलब हमारा वॉलेंटरी यहाँ पे आप समझ रहे हैं, नॉट, देखो नॉट इंटेंडिंग मतलब हमारा इंटेंशन यहाँ पे ग्रेटिट्यूअसली है का नहीं है, एंड सच पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, और सामने वाले व्यक्ति ने मजे भी लिए बेटा, एंजॉयज द बेनिफिट, तो लैटर यानी कि दूसरा पर्सन इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन टू द फॉर्मर और टू रिस्टोर द थिंग डन और डिलीवर्ड। तो जो भी आपने पैसा यहाँ पे देना है वो रिस्टोर करना है, वो सारी चीजों को देना पड़ेगा, क्या बिल्कुल देना पड़ेगा। अब देखो, इट दस फॉलोज दैट फॉर अ सूट टू सक्सीड अ प्लांटिफ मस्ट प्रूव, क्या प्रूव करना चाहिए, पहला दैट ही हैड डन द एक्ट और हैड डिलीवर्ड द थिंग लॉफुली, उसके बाद दैट ही हैड नॉट डन सो ग्रेटिट्यूअसली, पहली बात तो मैंने आपको कोई चीज दिया, दूसरा मैंने नॉन वॉलेंटरीली दिया, मतलब यूं ही मुझे देना था, यूं ही मेरी इच्छा हो रही थी उसके लिए नहीं दिया, और तीसरा दैट अदर पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट, और तीसरा बोला गया है कि दूसरे पर्सन ने बेनिफिट्स को एंजॉय किया है। क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, दूसरे पर्सन ने बेनिफिट्स को एंजॉय किया है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, पहला क्या सर, कोई ना कोई डिलीवरी होनी चाहिए, दूसरा क्या नॉन वॉलेंटरी चीजें होनी चाहिए, और तीसरा क्या बोला गया सर, बेनिफिट सामने वाले ने मजे लेने चाहिए, बेनिफिट उठाने चाहिए, तब जाके हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट अपने आप में क्या माना जाता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। बोलो क्या माना जाता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। क्या बात समझ में आ गई है क्या? सभी लोग बोलेंगे जल्दी से, समझ गई, बोलो बोलो बोलो, ये सर एकदम बढ़िया से समझ के आया करके, ठीक है ना। चलो 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 चलो, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है बेटा, उसके बाद हो जाता है, देखो The the above can be illustrated by the case law where K, a government servant, was compulsorily retired by the government. He filed a writ petition and obtained an injunction against the order कि यार आप ऐसे मेरे को रिटायर नहीं कर सकते। तो he was reinstated, उसको वापस लाया गया, and was paid the salary but was given no work, लेकिन अपन ने कुछ काम नहीं करवाए। एंड इन द मीन टाइम गवर्नमेंट अपील में गई। अपील का मतलब क्या होता है, जब पुराने कोर्ट ऑफ लॉ से हम संतुष्ट नहीं होते उसके डिसीजन से, तो अपन लोग अगले हायर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपील करते हैं कि हमें ना मजा नहीं आया करके, हमें थोड़ी सी तकलीफ हुई करके, अपन ऐसा अपील करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अपील किया गया, ठीक है सर, अपील हुआ। अब ऐसे केस के अंदर द अपील वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट कि ठीक है आप रिटायर कर सकते, तो के को डायरेक्शन दिया गया कि जो सैलरी आपको दी गई, जिसके लिए आपसे एक भी काम नहीं करवाया गया, वो सैलरी आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। क्या यस सर, वो सैलरी आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। बस ऐसी चीज यहाँ पे बताइए। फटाफट सेक्शन नंबर 70 को पढ़ेंगे जल्दी से। होने के बाद डन लिखिए बेटा।
क्या देखो, अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 71 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? सेक्शन नंबर 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मैंने आपको एग्जांपल लिया था, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी कहा रहा था, मुझे किसी का फोन मिला, तो यहाँ पे लॉ ने मेरे ऊपर ड्यूटी डाली कि ऐसे अगर आपको किसी का फोन मिल जाता है तो आपने क्या करना है, आपने उस फोन को वापस करना है। आपने उस फोन को किसको वापस करना है? ट्रू ओनर को ढूंढ के आपने उस फोन को वापस करना है, ऐसा लॉ ने यहाँ पे बोला गया। क्या बोला गया? बोलो, ट्रू ओनर को ढूंढ के आपने यहाँ पे उस चीज को वापस करना है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। देखो, a person who finds the goods belonging to the another and takes him to in his custody is subject to same responsibility as if he was a bailey। बेली का मतलब क्या होता है? जब किसी पर्सन को अपन गुड्स हैंडओवर करते हैं फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, तो उस चीज को बेली बोला जाता है। जैसे मैंने अगर आपको गुड्स दिया, मान लो मैंने आपका बीकॉम का एग्जाम है और आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो मैं आपको गाड़ी दूंगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपका सीए का पेपर है और मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कहूंगा? ऐसे केस के अंदर सर मैं आपको गाड़ी दूंगा तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि तुम पेपर, ऐसा नहीं कि मैंने आपको हमेशा के लिए गाड़ी दे दिया करके, मैं आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गाड़ी दे रहा हूं, तो आप बेली माने जाते हो। और जिस व्यक्ति का गुड्स होता है उसको बेलर माना जाता है, ठीक है ना? ओके सर। अब देखो, दस द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज टू टेक प्रॉपर केयर एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। तो आपने गाड़ी का बराबर से ध्यान रखना है। आप बोल रहे हो आईजी सर की तो गाड़ी है, नो पार्किंग में लगा देता हूं करके, ऐसा आपने नहीं करना है। जैसा एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करता है, जैसा एक नॉर्मल पर्सन करता है, उसी प्रकार से आपने भी करना है। नो राइट टू अप्रोप्रिएट गुड्स करके, आप गुड्स को अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे, इधर उधर अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे, आप किसी को बेच नहीं मारेंगे। बोले अब मेरे को गाड़ी मिल गई, एक काम करता हूं, राजन बोल रहे सृष्टि को बेच मारता करके, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा रिस्टोर करेंगे अगर ओनर मिल जाता है, तो मतलब जो भी ओनर है, जैसे मुझे अगर राजन मिला तो मैं राजन को गुड्स वापस कर दूंगा, उसको फोन वापस कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन सर अगर आपके कुछ खर्चे हुए होंगे ओनर को ढूंढने के लिए, तो मैं उन खर्चों को रियम्बर्समेंट मांग सकता हूं। मैं राजन से कह सकता हूं, राजन भाई मेरा इतना इतना खर्चा लगा था, तुझे उस पैसे को वापस देना होगा। और राजन क्या मुझे पैसे को वापस लौटाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल लौटाने वाला है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे in Hollins versus Holler, LR and HL, the H picked up the diamond on the floor of F's shop and handed over the same to F to keep till the owner was found. In spite of the best efforts, the true owner could not be traced. After the lapse of some week, H tendered to F the lawful expenses incurred by him and requested to return the diamond to him. F ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन मिला किसको था? H को मिला था। तो ऐसे केस के अंदर बोला गया कि F मस्ट, मतलब F ने रिटर्न करना ही करना है एच को, एज ही वाज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स फाउंड अगेंस्ट एवरीबॉडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। मतलब जिस व्यक्ति को गुड्स मिले हैं उस व्यक्ति के पास लॉफुल राइट आ जाता है कि वो गुड्स को अपने पास रख सकता है बेटा, जब तक क्या, जब तक यहाँ पे ये नहीं होता। मान लो सर राजन ने मुझे एक्सपेंस देने से मना कर दिया, जैसे कि राजन दिख रहा है, मैं फोन नहीं दूंगा, मैं फोन को अपने पास ही रखूंगा, राजन कुछ नहीं कर सकता। जब तक राजन मेरे एक्सपेंसेस को पे नहीं करेगा मैं फोन नहीं दूंगा। अगर राजन फिर भी नहीं माने, मैं फोन को बेच डालूंगा, अपने एक्सपेंसेस को रिकवर कर लूंगा, बचा कुचा पैसा राजन को वापस लौटा दूंगा, ठीक है ना? चलिए फटाफट एग्जांपल नंबर 22 पढ़ो, जल्दी से पढ़ो एग्जांपल नंबर 22। आई होप आप सभी लोगों को बुकें पहुंच गई होंगी अभी तक। चलो बस लास्ट पार्ट बचा हुआ है। देखो क्या बोल रहा है 72,
अगर आपने गलती से किसी को पैसा दिया या कोवर्जन से अगर आपने पैसा दिया तो ऐसे केस के अंदर, और मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रहा हूं, तो सामने वाले व्यक्ति मस्ट रीपे या रिटर्न करेगा मुझको पैसे को, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए, एवरी काइंड ऑफ पेमेंट ऑफ मनी या डिलीवरी फॉर एवरी टाइप ऑफ मिस्टेक इज रिकवरेबल। जैसे म्यूनिसिपल टैक्स हैज बीन टेकन मिस्टेकन बिलीफ और बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ लीज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, तो आप रिकवर कर सकते हो। सिमिलरली एनी मनी पेड बाय कोवर्जन इज ऑल्सो रिकवरेबल। द वर्ड कोवर्जन इज नॉट नेसेसरीली गवर्न्ड बाय सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट। द वर्ड इज इंटरप्रेटेड टू मीन एंड इंक्लूड ऑपरेशन, एक्सटॉर्शन और एनी अदर मीन्स। तो कोवर्जन का नॉट एग्जैक्ट मीनिंग लेना है, कोवर्जन के अंदर बाकी सारी चीजें आ गई बेटा। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है सामने वाले को दबोच के पैसे छीनना। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है उसको किडनैप करके पैसे वसूलना। ये बाकी सारी कूटनीतियों से अगर आप पैसे लेते हो तो आप बिल्कुल रिकवर कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस देखो। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एब्सेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को एसेंशियल्स याद है आपको, गिवन इन सेक्शन 10 है और नॉट गिवन इन सेक्शन 10 है, ऐसे कुछ एसेंशियल्स चैप्टर नंबर 1 में देखे थे, वो यहाँ पे होना चाहिए। मुझे बताइए ऑब्लिगेशन कहाँ पे होता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन लॉ के द्वारा इंपोज होता है और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेंट ऑफ द पार्टीज के द्वारा ऑब्लिगेशन क्रिएट किया। बस यही सारी बातें अपन लोगों ने देखी है, ठीक है सर। उसके बाद देखो और क्या बोला जा रहा है, ये सेलिएंट फीचर्स अपना बचा हुआ है, आओ देखते हैं यहाँ पे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, देखिए पहला, the relation are known as quasi contractual obligation. In India it is also known as certain relation resembling those created by the contract. कुछ ऐसे रिलेशन जो रिसेंबल मतलब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं आते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसे ऑब्लिगेशन इंपोज किए जाते हैं, ठीक है ना। सेकेंडली देखो, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न बट इट इज इंपोज्ड बाय द लॉ। ये किसने इंपोज करके रखा है बेटा? ये लॉ ने इंपोज करके रखा है। किसने इंपोज करके रखा है बोलो? लॉ ने इंपोज करके रखा है। तीसरा, थर्डली, इट इज अ राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड बट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्सन ओनली। मतलब क्या बोल के रखा है कि ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का जो राइट है ना, ये केवल और केवल किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पे मिलता है, पूरे होल वर्ल्ड के अगेंस्ट। जैसे देखो यार, मान लो अगर मुझे फोन मिला है तो राजन के पास मेरे अगेंस्ट ही अधिकार है बेटा, क्या मेरे पास भी राजन के अगेंस्ट ही अधिकार है जो ट्रू ओनर है? किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट मेरे पास कोई राइट आने वाला है क्या? जी नहीं, किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट मेरे पास कोई भी राइट नहीं आने वाला है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे? कमॉन एवरीवन, जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया से समझ गए करके, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अपना क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 यूनिट्स पूरे आज कंप्लीट हो जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बढ़िया से है ना, मतलब जो हमारी समरी राइटिंग चल रही थी वो समरी राइटिंग को अब अपने को करने का समय आ चुका है। भले आज नहीं करेंगे लेकिन हाँ, अब अपने को समरी राइटिंग्स को करना होगा, है ना। हो गया ये नोटबुक, ठीक है। तो अपना कहाँ तक हुआ था? मोड्स ऑफ रिवोकेशन अपने हो गए थे। अब यूनिट 2 से अपनी समरी नोट्स अपने को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अपने यहाँ तक नोट्स ऑलमोस्ट बन चुके थे। अब यूनिट 2 से अपने को सारी चीज़ें यहाँ पे करते हुए चलना है। अपन यूनिट 2 से पूरी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे भली। तो यूनिट 2 से अपने को सारी चीज़ें कंटिन्यू करना है कंसिडरेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। आप आज संडे है, आप एंजॉय कीजिए संडे को, थोड़ा सा फैमिली के साथ बेटर टाइम बताइए, है ना। और उसके बाद हम लोग कल करेंगे कंटिन्यू। कल हमारी मॉर्निंग में क्लास होने वाली है, कितने बजे? कल हमारी मॉर्निंग में हम लोग क्लास लेंगे 11:30 बजे का एक क्लास लेंगे और इवनिंग में भी हम लोग क्लास लेंगे 5:15 PM का हम लोग यहाँ पे क्लास रहने वाले हैं। कल हमारे 2 क्लासेस रहेंगे, जब जब समय मिलेगा तब 2 लेंगे, 1 लेंगे, ऐसा करेंगे। जितने जल्दी कोर्स कंप्लीट हो उतना आप लोगों के लिए ही अच्छा है ना। अगर मान लो 31 मार्च अपन ने पकड़ के चला है, लेकिन अगर 15 मार्च तक हो सकता है तो क्यों नहीं करना? उतना टाइम आपको बचेगा, आप रिविजन कर लेना, आप समझ रहे हैं ना, है ना। और ऐसा कोई ये नहीं है कि समरी राइटिंग आप लाइव करो, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए करेंगे केवल इतना। होप सो आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही हो। प्लीज सारे के सारे लोग यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट 1 एंड 2 को रेडी रखिए, फिर उसके बाद 3 को रेडी रखिए, फिर 4, 5 और 6 को ऐसे रेडी रखिए। ये आपकी टेस्ट 1 होंगी, ये आपकी टेस्ट 2 होंगी और ये आपकी टेस्ट 3 होंगी। बहुत जल्द मैं ये टेस्ट का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। आप अभी से लिख के रख लीजिए कि मैं आपको टेस्ट देने वाला हूँ यहाँ पे 7 फरवरी से या 8 फरवरी से। 8 को यूनिट 1 एंड 2 की होंगी, 9 को यूनिट 3 की होंगी और 10 को यहाँ पे यूनिट 4, 5, 6 की होंगी। ठीक है ना। ये 3 दिन हो सकता है आपकी क्लासेस ना हो, वो समय ही आपकी टेस्ट रख दी जाए 1-1 घंटे की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन। सो आप सभी लोगों को ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से पसंद आया हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं जब आप अल्टीमेट सीए का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके लिए आपको ultimatecA.com के ऊपर जाना है और आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड के ऊपर जैसे कि सीए फाउंडेशन के अंदर मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ, सीए इंटरमीडिएट का लॉ और सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके सीए जर्नी के अंदर। और अगर आपको यहाँ पे जैसे अभी सीए फाउंडेशन पे आप टैप करेंगे न्यू कोर्स के ऊपर, अब अगर आपको हमारे पूरे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस ऑल सब्जेक्ट्स लॉ बाय इंद्रेश गांधी आपको यहाँ पे दिख रहा है। या अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सिर्फ बिजनेस लॉस के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है लाइव का, एक होता है रिकॉर्डेड का। तो लाइव क्लासेस के अंदर जब मैं लाइव क्लास लेता हूं तो आप लाइव लेक्चर के अंदर जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो वो लाइव के अंदर ऑप्शन होता है। और रिकॉर्डेड के अंदर आपको जैसे आज सुबह जो लेक्चर होता है ये आज शाम तक या अगले दिन अपलोड कर दिया जाता है हमारे ड्राइव के ऊपर, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। दोनों में आपको 3 व्यूज मिलते हैं। लाइव का 1 व्यू काउंट होता है और रिकॉर्डेड के 2 व्यूज। मैं आपको व्यूज का मतलब समझा देता हूं। 60 मिनट का लेक्चर है तो आप उसको 180 मिनट तक देख सकते हो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, बंद चालू करते रहो, कुछ भी करो, आप 180 मिनट तक, जब तक खत्म नहीं हो जाता वो लेक्चर, तब तक आप उसको देख सकते हैं। 180 मिनट तक मतलब एक लेक्चर को मोटा मोटी समझ लो आप 3 बार देख सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा फाउंडेशन का, इंटर का या फाइनल का है, वो एक बार लेक्चर को कंप्लीट कर ले, उसके बाद दोबारा से वो रेगुलर सेशन तो देखने नहीं वाला है। ठीक है ना, और देखना भी है तो आपके पास तो काफी व्यूज पड़े होते हैं। फिर यहाँ पे फिर ऑप्शन मिलता है आपको विद बुक्स विदाउट बुक्स का। अगर मान लो आपको विदाउट बुक्स वाला ऑप्शन है तो -500 यहाँ पे कर दिया जाता है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किताब ही नहीं देंगे हम लोग, किताब मिलेंगी लेकिन यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है। और विद बुक्स के अंदर आपको हमारी कलर्ड बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है, जो भी चीजें यहाँ पे आती है। राइट, तो यहाँ पे व्यूज का आपने सिलेक्ट कर लिया, सारी चीजें सिलेक्ट हो गई। ऐड टू कार्ट कीजिए और उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये करना है। अगर कोई मान लीजिए कभी कभार ऑफर चलते रहते हैं तो आप यहाँ पे कूपन कोड डाल सकते हैं, जैसे अल्टीमेट कूपन कोड होता है, ऐसे आप कूपन कोड्स डालेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी बढ़िया तरीके से मिल जाता है। राइट, तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको सेशन समझ में आ गया। और टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय।